नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज बात होगी बजट को लेकर। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। देश के आम बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में सर्विस क्लास को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, इस पर भले ही विशेषज्ञों की अलग अलग राय हो, लेकिन ये साफ है कि बजट में बीजेपी के सहयोगी दलों की बल्ले बल्ले हुई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी सीट नहीं मिल पाई थी कि वह अपने बूते पर सरकार बना सके। इस बार की सरकार एनडीए की सरकार है और बिहार की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश की पार्टी टीडीपी बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल है। दोनों ही सहयोगी अपने अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। विशेष दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। इतनी तवज्जो कि विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर कटाक्ष किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह बजट बहुत निराशाजनक बजट है। अपने सिंहासन को बचाने के लिए यह बजट लाया गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया है। हालांकि सरकार के सहयोगी दल इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि इस बजट में बिहारी प्रथम को धरातल पर उतारने का प्रावधान किया गया है। यह समावेशी बजट है। हालांकि ये जाहिर है कि सरकार के सहयोगी बजट की तारीफ ही करेंगे और विपक्षी दल कुछ ना कुछ खामियां भी निकालेंगे। मगर इस बजट में ये साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपनी प्राथमिकताएं बदली है। मोदी सरकार के नए बजट में ग्रामीण विकास, कौशल, नौकरियों और कृषि के मद में रकम को बढ़ाया गया है। बजट के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए और बजट की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे, मगर उससे पहले देख लेते हैं बजट पर किसने क्या कुछ कहा है। मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ये यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है। सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए
इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खासकर जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहाँ पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहाँ एक तरफ बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहाँ पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री चल रहा है। तो आज जितना लोग ढूंढ रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे, लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल सब बदल गया। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयाँ दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है? आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो। एग्रीकल्चर ग्रामीण, उसमें पूरा जो अगर भूमिहीन किसान है वो भी एग्रीकल्चर। मध्यम वर्ग को कुछ ले देकर अपने साथ रखे थे, शायद उनके ऊपर भी गुस्सा है। तो मध्यम वर्ग को, गरीबों को
अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया, लेकिन जो वो तो ठीक है, किसी को मिल रहा है तो ठीक, लेकिन जहाँ जरूरत है, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि हमारा एरिया मोस्ट बैकवर्ड है हैदराबाद, कल्याण कर्नाटका हैदराबाद, वहाँ पर उसको संविधान ने स्पेशल स्टेटस दिया है। वहाँ पर पैसे की जरूरत है, वहाँ पर पहले से हमको स्पेशल अमाउंट होना चाहिए, ये हमारे सरकार की मांग है वहाँ से, वो भी उन्होंने इसको निगलेक्ट किया, उसके बारे में कोई उन्होंने एक लफ्ज भी इसमें नहीं। तो आज पूर्ण बजट पेश किया गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था जिसमें तमाम तरीके की योजनाएं लाई गई, चाहे रोजगार की बात हो, महिलाओं की हो, युवाओं की हो, किसानों की हो, हर एक वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई, हर एक वर्ग को एड्रेस किया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो बजट है ये भारत के 2047 तक विकसित भारत की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, उसको पूरा करने वाला बजट है, ये भारत को शक्ति देने वाला बजट है। तो वही विपक्ष ने कहा कि ये बजट ज्यादा कुछ नहीं, कुर्सी बचाने वाला बजट है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी, शिल्पा देवांगन कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, सीए राजेश्वर पैन्यूली अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले राजेश्वर जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इस बजट की जो बारीकियां है, जिस तरह से महिलाओं के लिए जो योजनाएं इसमें लाई गई, रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से रोजगार मुहैया कराए जाए युवाओं को, उसके लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जैसी योजनाएं लाई गई। अगर किसानों की बात की जाए तो प्राकृतिक खेती की इसमें बात की गई है। सर, तो इस बजट को किस तरह से आप देखते हैं, देश के विकास के लिए आने वाले 5 साल में किस तरह से दिशा तय करता है? लेकर के करा गया है बजट। आप उसमें कोई भी सेक्टर देखने की तो कोई सेक्टर नहीं छोड़िएगा। आप उसमें अगर आप सोशल ऑब्लिगेशन की बात करें, सोशल ऑब्लिगेशन की बात की गई है। आप उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके लिए भी आपको करा गया, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, चाहे किसी भी ढंग की बात कर लें, चाहे न्यूक्लियर पावर की बात कर लें, चाहे स्पेस मतलब जो उसमें इसरो वाले टाइप की जो बात कर लें, तो सारे क्षेत्र के लिए आपको लेकर आएगा। तो मतलब आपको किसानों की बात कर लें, उनके लिए भी क्या गया, जो आपके युवा हैं उनके लिए करा गया, और एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से किया गया। क्योंकि बजट है क्या, या रोजगार है क्या, और जीडीपी कैसे बढ़ती है, होगा क्या, होता क्या है कि आपको कहीं ना कहीं माल खरीदने के लिए आदमी चाहिए होता है। जब आदमी चाहिए होता है माल खरीदने वाला, तब उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी सिस्टम चाहिए होता है। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो वही पैसा रोटेट होकर के कहीं ना कहीं जो माल खरीदने वाला था उसका एक्सपेंडिचर करता है, तो उसकी इनकम बढ़ती है। ये टोटल ओवरऑल रोटेशन है। वैसे ही होता है आपका एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो लगातार बात की जाती है कि एमएसपी की बात, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एमएसपी को अपने आप में कोई गलत चीज है। एमएसपी का भी आप जहाँ तक कंसीडर कर सके करिए, और करना चाहिए भी। जहाँ तक कुछ लोगों को सपोर्ट दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाए, वो एक आपका बेंचमार्क क्रिएट करता है, जिससे मार्केट में आपका कितने रुपए में बिकेगा ये कहीं ना कहीं तय होता है। लेकिन जो सरकार का व्यू था, सरकार का व्यू था आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनिए। किसानों को कहा क्या करा गया है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। आप अपने लिए खुद रोजगार उत्पन्न करके आप अपने चीजों की कीमत अच्छी पाए। उसके लिए आपको क्या एक्सपोर्ट मार्केट खोला गया, क्या आपके लिए डिफरेंट हब बनाए गए, आपको टेक्नोलॉजी की बात की गई, नए नए वेराइटीज की बात की गई, आपको नए वेराइटीज दी जाए, आपको नेचुरल फार्मिंग कैसे की जाए वो उसके लिए बात की गई। तो जो आपको किसानों को एक तरीके से एजुकेट करा के सेल्फ डिपेंडेंट बना करके और अपने में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की गई कि आप कैसे करें। ऐसी स्किल लेबर की बात है, ऐसी युवाओं की बात है
कि जो लगातार बातें होती रहती है कि सरकारी नौकरियां या सेमी सरकारी नौकरियां, उन नौकरियों से हट करके आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर पाएंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बन पाएंगे, आप अपना बिजनेस खुद का कैसे कर पाएंगे, आप सर्विस सेक्टर में कैसे जा पाएंगे, उनके लिए आपको क्या एजुकेशन की जरूरत है, क्या स्किल की जरूरत है, उस पर दिएगा। तीसरी बात है कि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी 3 लाख करोड़ का दिया, उसमें साथ साथ 20 लाख महिलाओं को ट्रेन करने की भी बात भी करेगी कि आप 20 लाख लोगों महिलाओं को इस ढंग से लाएंगे जो अपने आप रोजगार का उत्पन्न कर सकते। महिलाओं के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जब वो किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में या किसी और जगह पे काम करने जाती हैं तो उनको अगर अपने शहर में या कहीं बाहर है तो उनको रहने की जगह के लिए उसके लिए जो प्रॉब्लम एरिया है उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए उनके छोटे बच्चे उनको क्रैच में रखने के लिए भी एक आपको फंडिंग के लिए करा गया और उसके लिए बकायदे करा गया कि आप अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, उन चीजों को आप कैसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन चीजों के बारे में भी आपको करा गया। सेम टाइम आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए किया गया कि आप 3 करोड़ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो होता क्या उसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें सीमेंट इंडस्ट्री लगेगी, लेबर लगेगी, सारी चीज लगेगी, तो कहीं ना कहीं तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो मनी रोटेशन पे आएगी। मनी रोटेशन पे जब आती है तो आपको जीडीपी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। उसके साथ साथ आपको कराया कि आप जो सोलर पे आपको अल्टरनेट पावर व्यवस्था पे भी डाला गया कि आप अल्टरनेट पावर व्यवस्था को धीरे धीरे बढ़ाइए। आप ट्रेडिशनल पावर व्यवस्था के लिए उसके लिए क्या सोलर व्यवस्था करेंगे, 300 यूनिट तक आपको फ्री देंगे। तो ये सब अगर आप सारी चीजें अगर आप ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं से आप इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में भी एक स्लैब की बात करें तो अलग बात हो सकती है कि आपको ज्यादा टैक्स बेनिफिट डायरेक्टली नहीं दिखाई दे, लेकिन एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। इनकम टैक्स में पीछे बहुत से प्रोविजन ऐसे कर दिए गए हैं कि आपके आपस में विवाद कैसे खत्म हो, आपस में लड़ाइयाँ कैसे जो एसएससी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो कम कैसे हो। ठीक है राजेश्वर जी, एलेबरेट तरीके से इस पर बाद में बातचीत करेंगे। इंदुकांत जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज जो बजट पेश किया गया उसमें सबसे ज्यादा फोकस रखा गया था रोजगार के ऊपर, युवाओं को किस तरह से रोजगार दिया जाए और बेरोजगारी को दूर किया जाए। तो सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी को एक अहम मुद्दा मान रही है और इसी वजह से आज इस बजट में रोजगार से जुड़ी अनेक योजनाएं देखने को मिली। जी नमस्कार अमीषा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हमारे को पैनलिस्ट सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। निश्चित तौर पर इस बजट में जो इसका फोकस एरिया है जी वो युवा, रोजगार, किसान, गरीब, स्टूडेंट्स, ये सारी इसकी फोकस एरिया हैं जी। और प्लस जो आपके अर्थशास्त्री ने बताया वो तमाम क्षेत्रों में देश में कैसे विकास की गति भी कम न हो, विकास तेजी से होता रहे, वो उद्देश्य सामने है। किस तरह से देश को, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है बार बार देश के सामने, कि अपने इस कार्यकाल में देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, वो स्पष्ट तौर पे उस दिशा से भटकना नहीं है, ये सामने रखा गया है। और प्लस इन सब के साथ इस बजट में प्योर पॉलिटिक्स भी है, जो राजनीति लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा होता है, होना चाहिए। इसमें मैं मानता हूं कि कुछ भी अन्यथा नहीं है। जी हमेशा जी ठीक है। इंदुकांत जी, अश्विनी जी, सबसे पहले आपसे, ये विकास का बजट है या कुर्सी को बचाने वाला बजट? अमीषा जी देखिए, चश्मे का हेर फेर है जी। ये बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने गरीब, युवा, नौजवान, मध्यम वर्ग का बजट ये है। ये स्पष्ट रूप से जो है नौजवानों के रोजगार का बजट है। पहला लाइन जब शुरू किया वित्त मंत्री जी ने वो युवाओं से शुरू किया और रोजगार से शुरू किया था जी। ये बजट जो है सरकार का फोकस है कि रोजगार, छोटे व्यवसाय और सामाजिक कल्याण को फोकस किया जाए। आत्मनिर्भर बनाने की बात अभी राजेश्वर जी ने की। सरकार चाहती है कि जनता को, अपने देश के लोगों को हम आत्मनिर्भर बनाएं, इसलिए आत्मनिर्भर भारत का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा देते रहते हैं। जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। 300 यूनिट जो सोलर की बिजली की बात है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको हम बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे और बाद में कुछ नहीं देंगे। हम आपको देंगे, आप सोलर लगाइए, हम आपको उसमें छूट देते हैं और उसके बाद उसमें से 300 यूनिट बिजली आपकी फ्री, बाकी बिजली आप बेच सकते हैं और सरकार को दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री। तो हम इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। आप देखिए 500 उसमें
जो टॉप इंडस्ट्रीज होंगी उसमें अप्रेंटिस की बात की गई है। रोजगार सरकार, देखिए सरकार 140 करोड़ देश में देशवासी हैं, सब एक परिवार है, तो सरकार रोजगार पर भी फोकस करती है हमेशा। ये 6 महीने का बजट है, देखिएगा स्पष्ट रूप से ये 6 महीने का बजट है और इतना शानदार 6 महीने का बजट कभी पेश नहीं हुआ है। दुनिया जो ग्लोबल आर्थिक मंदी चल रही है, कोई भी 2% से ऊपर की ग्रोथ नहीं कर रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन हमने छोड़ दीजिए, हमने तो कम की किया है। IMF और वर्ल्ड बैंक इससे ज्यादा का सोच रहा है हमारे लिए। तो आज एक बेहतर तरीके से चलाई जा रही सीतारमण जी का ये 7वां बजट है। ठीक है अश्विनी जी, आपके पास आऊंगी, उससे पहले काउंटर शिल्पा जी से भी ले लेती हूँ। शिल्पा जी, आज इस बजट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, जो सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं, उन्होंने कहा कि बजट देश को सशक्त करने वाला है, देश के विकास को और ज्यादा मजबूत करने वाला है, विकसित भारत की नींव रखने वाला है। तो विपक्ष इसको कुर्सी बचाने वाला बजट क्यों कह रहा है मैम? निश्चित रूप से ये घोर निराशाजनक बजट है, इसलिए विपक्ष जनता के असली जमीनी मुद्दों को देखते हुए इसे कुर्सी, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने वाला बजट करार दे रहा है। क्योंकि राहत की कुछ बूंदें तो गिरी है इस बजट में, कोई डाउट नहीं है, परंतु जो सागर से जो समस्याएं हैं, सागर से जो परेशानियां हैं, उसमें कुछ बूंदे क्या आप राहत के दे देंगे तो समस्याएं पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी क्या? तो इसीलिए ये बजट जो है, और ये जो बजट है वो जो रीढ़ की हड्डी है भारत देश की अर्थव्यवस्था की, कौन है? मजदूर, हमारे मध्यम वर्गीय लोग और किसान भाई बहन, लघु उद्योग में जो कार्य करते हैं। तो किसान भाई बहनों के लिए जो किसी भी प्रकार की MSP या किसी कानूनी गारंटी की बात नहीं की गई है। खाद सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी उसको घटा दिया गया है, बात की गई है, लेकिन वो जो सब्सिडी थी उसको घटा दिया गया है। इसके आंकड़े भी मेरे पास है, मैं आपको बता दूंगी। और युवाओं की बात, बहुत बड़ी बड़ी बात करने में बहुत अच्छा लगता है कि आत्मनिर्भर बने, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आत्मनिर्भर बने, परंतु जमीनी स्तर पर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इससे अच्छा ये था कि जो 30 लाख नौकरियां सेंट्रल में खाली है, रिक्त हैं, उसे किस प्रकार से भरा जाए, उसमें किस प्रकार से नौकरियां पद दिए जाए, इस पर बात करनी चाहिए थी। परंतु निराशा वहां भी सामने आई। महिलाएं सोच रही थी कि घर चलाने में जो मुश्किल हो रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल से लेकर के गैस सिलेंडर के दाम, दैनिक राशन चीजों के दाम, GST जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उस पर थोड़ी तो राहत मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई का जो मुद्दा उठा था इस चुनाव में, जनता चाहती थी कि वो सरकार, मोदी सरकार के कानों तक गई है यदि, तो वाकई में यदि वो संवेदनशील है तो अपनी संवेदनशीलता बजट में दिखाई देगी। परंतु महिला वित्त मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने महिलाओं की समस्या नहीं समझी, किसी प्रकार की उसमें महंगाई में छूट नहीं दी। और ऊपर से जो टैक्स है, टैक्स में मैं पढ़ रही थी कि 80C की छूट भी और 80D की छूट की सीमा में कोई रियायत नहीं दी गई है। तो ये जो जानकार लोग हैं उनको भी उम्मीदें थी, जो इन बातों को समझते हैं उनको भी उम्मीदें थी, आम जनता को भी उम्मीदें थी, उस पर ये खरा नहीं उतरती है। मात्र राहत की कुछ बूंदे, वो दिखावा मात्र है। एक आर्टिकल लास्ट में आपको कहना चाहूंगी कि IMA जो मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हेल्थ सेक्टर में आवंटित बजट को महज दिखावा करार दिया। कांग्रेस ने नहीं कहा, विपक्ष ने नहीं कहा, ये एसोसिएशन ने कहा है। क्योंकि जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना चाहिए आज के देश, आज कंडीशन को देखकर, देश की कंडीशन को देखकर जो प्रायोरिटी रखना चाहिए स्वास्थ्य को, वो प्रायोरिटी रखा ही नहीं गया। उसमें सुविधाएं और घटा दी गई, उसमें बजट कम कर दिया गया। तो ये सब बातें हैं जिससे निराशा ही हाथ लगी है। ठीक है शिल्पा जी, आपने जो सवाल पूछे उनका काउंटर ले लेते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, जो शिल्पा जी ने पूछा उनका तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन आज जो विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो एक दो जरा अगर मैं आपको बताना चाहूंगी। सर, ममता बनर्जी ने इस बजट को पक्षपातपूर्ण वाला बजट बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण वाला बजट है। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस बजट में हिमाचल की अनदेखी की गई है और साथ ही साथ जो गैर भाजपाई राज्य है वहां के जो राज्य है, वहां के जो लोग हैं उनके लिए कुछ भी इस बजट में नहीं दिया गया। सिद्धारमैया ने भी सेम बात कही है कि कर्नाटक के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो सर, तमाम विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि इस बजट में सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के लिए है, बाकी जो गैर भाजपाई जो राज्य है उनके लिए कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, जो विपक्ष है ना आज, और हम खास करके कांग्रेस की बात करना चाहेंगे,
99 के फेर में जो अटक गई है वो हमेशा बैसाखी और उसकी बात करेगी, क्योंकि उसके पास कुर्सी तो है, कुर्सी है नहीं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और कुछ नहीं हो सकता कि ये बैसाखी का बजट है, ये राज्यों को बचाने का बजट है। क्या बिहार जो है हिंदुस्तान का अंग नहीं है? आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान का अंग नहीं है? ये क्यों नहीं है? दिया जा सकता है पैसा। हिमाचल भी हम दे रहे हैं, हम झारखंड को भी दिए हैं, उड़ीसा को भी दिया, पश्चिम बंगाल को भी दिया है। तो सब जगह हम पैसे दे रहे हैं और सब जगह का एक विकास करना हिंदुस्तान में सब जगह का हमारा काम है। हम देख रहे हैं तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वही दिखेगा, चूंकि राहुल गांधी जी अभी विदेश से घूम कर आए हैं तो उनके दिमाग में वही होगा जो आज वो बोल रहे थे। अब तो थोड़ी गंभीरता की उम्मीद हम लोग कर सकते थे कि अब विपक्ष में एक संवैधानिक पद पर आ गए हैं, तो इस तरीके का जो बयान उनका आता है। लेकिन अश्विनी जी, आपने जैसा कहा कि बिहार भी इस देश का ही हिस्सा है, इसी तरह अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी भी इस देश का हिस्सा है। वो यूपी जहां से प्रधानमंत्री देश को मिला, उस यूपी के लिए क्या कुछ रखा इस बजट में? हमने सबका सर्वांगीण विकास की बात की है, हम उसको लेकर नहीं चल रहे हैं। अभी पिछले बजट में देखिए जो चुनाव के पहले दिया गया था उसमें उत्तर प्रदेश को क्या क्या मिला था। ये तो 6 महीने का बजट है, अगला बजट फिर आने दीजिए। अभी पिछले 6 महीने वाले में अखिलेश यादव जी आकलन करें ना क्या क्या मिला है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, हमारा फ्लो तोड़ दिया आपने। कुछ मैं कह रहा था, बीच में आप लोग जब सवाल करते हैं तो फ्लो टूट जाता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान के लिए हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। हम अगर चलते हैं तो पूर्व की ओर भी हम देख रहे हैं, पूर्व की ओर हमने जो काम करने का था उसमें सिक्किम भी आता है, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश भी आता है। बिहार में आज इतने आप उत्तर प्रदेश के बाद बिहार 13 करोड़ यानी कि हिंदुस्तान की आबादी का 10% हिस्सा वहां रहता है। सबसे ज्यादा आईएएस वहां से निकलते हैं, मगर थोड़ा सा पिछड़ापन है। अगर पैसे वहां चले गए तो इन लोगों के इसमें दर्द क्यों हो रहा है भाई? वो बाहर कहीं हमने मोरक्को की मदद तो कर नहीं दी, हमने जो अमेरिका को हमने भारत ने लोन दिया है वो तो हमने माफ नहीं कर दिया, हमने अमेरिका को भी लोन दिया है। और आज जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ जा रहे हैं, ये लोग 11वें पर ढोल पीटा करते थे, इन लोगों ने सोना तक गिरवी रख दिया। आज हमारा रिजर्व जो है 600 अरब डॉलर से ऊपर का है। जी माफ कीजिएगा, बीच में रोकना चाहूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद फिर से लौटूंगी और अश्विनी जी आपसे ही शुरुआत करूंगी चर्चा की। बताऊ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ। सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुँच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो राष्ट्र धर्म में आज हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर कि आखिरकार ये बजट आने वाले 5 सालों की दिशा किस तरह से तय करेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने को किस तरह से पूरा करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस विपक्ष इस बजट को केवल कुर्सी बचाने का तरीका बता रहे हैं और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी बीजेपी प्रवक्ता, शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, सी राजेश्वर पैनुली अर्थशास्त्री। अश्विनी जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि नौकरी नहीं दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार थी और हम लोकसभा में सदन की चर्चा के बीच में जवाब पर मैं बताना चाहता हूं कि 5.5 लाख नौकरियां 10 साल में इन लोगों ने दिया था और हमारे 10 साल की नौकरियों का रिकॉर्ड देख लें, 11 लाख से ऊपर हम लोगों ने नौकरी दिया है। रोजगार छोड़ दीजिए,
रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। इस बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास पर हम लोगों ने ज्यादा जोर दिया है। आप SMA पर देखिए किस तरीके से जो NPA हो जाया करते थे उस पर ध्यान दिया गया है। इस समय आवास जो 3 करोड़ आवास वो क्या पूरे देश में बनाया जाएगा, किसी एक राज्य में नहीं बनाया जाएगा। और बिहार में जो एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है वहां पर अगर 5 एक्सप्रेसवे दे दिया गया है तो उस पर आसाम को भी फायदा होगा, उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा, झारखंड को भी फायदा होगा उससे। कहीं उसमें इधर उधर जी ठीक है और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात पूरा करूंगा। MSME सेक्टर जो रीढ़ की हड्डी की बात कर रही थी वो रीढ़ की हड्डी होती है। 100 करोड़ तक का बगैर गारंटी के लोन की बात कही गई है और जो मुद्रा लोन हम 10 लाख तक देते थे उसको 20 लाख कर दिया गया है। अब सोचिए सड़कें बनेंगी और ये MSME सेक्टर में कितना रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ जा रही है, देश जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन जिन्होंने 56 सालों तक कुछ नहीं किया वो कुछ नहीं कहेंगे। पी चिदम्बरम साहब का पहला बयान आया और हमारे शशि थरूर जी का एंजल टैक्स को खत्म करने पर उन लोगों ने बधाई भी दिया। लेकिन अब विरोध करना है तो विरोध के लिए विरोध करना है। एंजल टैक्स खत्म किया गया, ये बहुत दिनों से मांग आ रही थी। लेकिन अश्विनी जी उन्होंने तो अपनी तारीफ की है कि ये सब मुद्दे तो हमने रखे थे और इन्हीं को प्राथमिकता बजट में दी गई है। सर उन्होंने इसमें सरकार की तारीफ नहीं की, उन्होंने खुद की तारीफ की है इसमें। सर तो सरकार भी वही लोग चला रहे हैं, ये वही वाली बात है ना। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है शिल्पा जी बाकी 2 मेहमानों के पास भी आऊंगी। लेकिन शिल्पा जी उससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि जो आज का बजट था वो कॉपी और पेस्ट था, पिछले बजट में से कुछ उठाया गया। इसके साथ साथ जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था इन लोकसभा चुनाव में उसमें से कुछ उठाया गया। तो ऐसे में तो कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए कि उनके मैनिफेस्टो में जो कुछ कहा गया था वो इस बजट में है। क्या विरोध सिर्फ इस चीज का है कि ये मोदी सरकार का बजट है और विरोध करने के नाम पर सिर्फ विरोध किया जा रहा है? देखिए जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को। मोदी सरकार जो है आज भी दिशाहीन है। इनके पास खुद का विजन नहीं है, इनके पास आगे फ्यूचर कैसे देश को चलाया जाए कोई रोड मैप नहीं है। यही तो बात हम कह रहे हैं, इनके पास खुद की प्लानिंग नहीं होती है। जब खुद की प्लानिंग नहीं होती है तो ये सरकार किस तरीके से दिशाहीन रूप से चला रहे हैं, कॉपी एंड पेस्ट करके। वो चीज आप समझ लीजिए, कॉपी पेस्ट और ओरिजिनल में कितना अंतर रहता है ये आप हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वित्तीय घाटा बढ़ रहा है देश में, इस बात से कोई नहीं नकार सकता, मेरे भाई भी नकार नहीं सकते हैं। 14 लाख करोड़ का नया कर्ज जो है वो देश को गर्त क्यों डुबा देगा? तो भाई अर्थव्यवस्था डगमगाएगी नहीं तो क्या ऊपर चढ़ेगी? क्या कर्ज पे कर्ज लेते जाएंगे? और छात्रों सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे, सीनियर सिटीजन छात्रों और जितने मासिक पेंशन है उसमें रेलवे की छूट होती है। या रेलवे की छूट के बारे में मोदी सरकार ने किसी भी प्रकार की बात नहीं की, इसमें कोई छूट दिया ही नहीं गया। जबकि लोगों को था उम्मीद थी कि इसमें कोई छूट दी जाएगी युवाओं को, परंतु वो भी नहीं दिया गया। मोदी सरकार जो आदिवासी हितैषी होने का बड़ा ढोंग करते हैं, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, बिल्कुल स्वागत है, परंतु आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आपने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जो बजट था उसको और कम कर दिया। तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट को कम किया है। छत्तीसगढ़ में 2022 में एक्सप्रेस वे जो हैदराबाद से रायपुर को जोड़ता उसकी घोषणा खुद इन्होंने की थी, परंतु अभी बजट में कोई भी इसमें ना तो चर्चा है ना प्रावधान है। तो ये अच्छा शिल्पा जी ठीक है, बजट में तमाम तरीके की खामियां हैं लेकिन कुछ तो अच्छा होगा ना मैम बजट में? देखिए मुख्य रूप से ये झांसा देने वाला बजट है। अच्छा है, राहत की बूंदे है, वो झांसा देने वाला है। जिस प्रकार से मेरे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जमीनी स्तर पर इतने जल्दी पॉसिबल होना नहीं, पॉसिबल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कॉन्फिडेंट मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा। छात्र जो है वो कब बनते हैं जब कोई साथ खड़ा होता है। भारत देश में तो सरकार को इनके साथ खड़ा होना पड़ता है। सरकार यदि हाथ उठा देगी कि नहीं हम किसानों, छात्रों, युवाओं के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ नहीं है, तो वो कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे कॉन्फिडेंट बनेंगे? ठीक है शिल्पा जी, ठीक है। अश्विनी जी 1 मिनट का छोटा सा काउंटर, बाकी 2 मेहमान भी इंतजार करें, छोटा सा काउंटर। मैं कुछ नहीं कह रहा था। हमारी बहन है डॉक्टर शिल्पा यहाँ बैठी है, देखिए उनका चेहरा कुछ और बोल रहा है, जबान से कुछ और निकल रहा है। तो ये मान लिया गया कि इनकी मजबूरी है कि बुराई करना है, बजट में कोई कमी नहीं है। जी ठीक है। इंदुकांत जी
आज जो चर्चाओं में रहा, खैर वो तो बजट के बारे में तमाम बातें की गई विपक्ष की ओर से, लेकिन एक और सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हुई वो है बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर, जिनके लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान किया गया। लेकिन यहां पर भी विपक्ष ने ये आपत्ति दर्ज कराई कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग की गई थी, उसको स्पेशल पैकेज पर लाकर खुश करने की कोशिश की है। और सरकार भी कहीं ना कहीं यहां पर बैलेंसिंग मोड पर नजर आई। उनकी सरकार की प्राथमिकता यहां पर बदलती हुई नजर आई, क्योंकि जो एन फैक्टर है सरकार में वो कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से एक दबाव बनाने का काम कहीं ना कहीं कर रहा है। और ये सरेंडर वाली जो सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई है कि किस तरह से सरकार ने बिहार और आंध्र को प्राथमिकता तवज्जो दी गई है इसमें। अमीषा जी देखिए, ये बुरा नहीं है पहली बात जी, और प्रधानमंत्री ने ऐसा पहली बार किया हो ये भी नहीं है जी। जब उनको पूर्ण बहुमत मिला था 2014 में, तभी उन्होंने दो चीजें कही थी जी, देश के लिए भी और विश्व के परिदृश्य में भी जी। विश्व के लिए कहा था उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी फर्स्ट, नेबरहुड और लुक ईस्ट, और देश के लिए उन्होंने कहा था कि हमारा बायां हिस्सा कहीं न कहीं अविकसित और कमजोर है, हम उस पर जोर देंगे कि वो भी देश के बाकी हिस्सों के बराबर आ जाए। तो ये उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब इसको चूंकि गठबंधन धर्म भी निभा रही इसमें बीजेपी और एनडीए की सरकार है केंद्र में बहुमत की, तो ऐसे में एनडीए के उनके जो पार्टनर्स है, बड़े पार्टनर्स जो दो, जिस आपने एन फैक्टर की बात की, अगर उनके लिए देखिए एक ऐसी सरकार जिसने नीतिगत फैसला जो किया था कई वर्षों पहले कि हम स्पेशल स्टेटस देने का ये रिवाज खत्म करेंगे, वो उस पर अडिग रहे। 2 दिन पहले लोकसभा में, 1 दिन पहले जिस चीज को प्रश्नकाल में रिजेक्ट किया सरकार ने, और लालू जी से लेकर तमाम कांग्रेस और तमाम लोग तमाम तरह की कमेंट्स कर रहे थे नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ, आज उनकी बोलती बंद है। अब कल तक वो कह रहे थे कि देखिए कुछ नहीं कर पाए, सरेंडर कर दिया, आज सरकार ने उनके लिए घोषणाएं कर दी, तो कह रहे सरकार जो है उनके पक्ष में झुक गई और बाकी राज्यों के लिए नहीं किया। तो ये तो यही बात हो गई कि कहने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ न कुछ तो कहना है जी। कुछ तो लोग जरूर कहेंगे। अब देखिए मैं 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा और चाहूंगा कि अगर कांग्रेस प्रवक्ता के पास इसकी काट है तो जरूर कहें। देखिए आज चिदम्बरम जी ने स्वागत के साथ व्यंग्यात्मक कमेंट किया ट्वीट पर, एक्स पे जी, कि हमारे जो न्याय पत्र था, जो घोषणा पत्र थे 2024 के, उसका उन्होंने कोट किया, मैंने उनका ट्वीट निकाल के रखा है जी। उसमें उन्होंने कहा कि पेज 30 से ELI और पेज 11 से कांग्रेस मैनिफेस्टो से अप्रेंटिसशिप की बात को एक तरह से कॉपी करके बजट में लिया गया है। एंड वी अप्रिशिएट, मैं खुश हूँ इस बात से कि ऐसा बीजेपी ने कहा। पहली बात कि अगर देखिए बजट किसी सरकार के किसी एक IAS ऑफिसर की सोच पे बेस्ड नहीं होता है, ये एक ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन पे बेस्ड होता है। और हमारा विपक्ष भी अगर कोई अच्छे मुद्दे लेके आ रहा है, उसको अगर सरकार अडॉप्ट करती है, तो विपक्ष को, जैसा आपने भी अपनी चर्चा में कहा, खुश होना चाहिए कि हमारे उठाए गए अच्छे मुद्दे को सरकार ने अडॉप्ट किया और ये अच्छी बात है। लेकिन चिदम्बरम जी जब ये बात कहते हैं तो कांग्रेस ये भूल जाती है क्या कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अपने पेज नंबर 16 पे 11, 12, 13 पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर 11, 12, 13 पे किसान जो बिल थे जो लेकर के आई थी बाद में मोदी सरकार, उसकी चर्चा की थी उन्होंने। और 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि जो किसान बिल 3 लेकर के आए, जिसमें पंजाब के और हरियाणा के कुछ किसानों के विरोध के साथ कांग्रेस खुल के खड़ी हो गई, वही 2019 के मैनिफेस्टो में उससे आगे बढ़कर के बात किया था कांग्रेस ने और कहा था मंडी व्यवस्था खत्म करके हम इस तरह से किसानों को एक्सपोर्ट की सुविधा देंगे। तो जब वो चीज लेकर के एक बिल के रूप में बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार केंद्र में लाई, तब तो चिदम्बरम जी ने, कपिल सिब्बल ने, राहुल गांधी जी ने और इवन डॉक्टर शिल्पा देवांगन ने ये तो नहीं कहा कि हमारी कॉपी पेस्ट कर करके उसको सरकार ने किया था, हम सरकार के साथ खड़े हैं। GST की बात कांग्रेस ने की थी पहले UPA 1, UPA 2 में, उसको लेकर के जब आए तो उसी को गब्बर सिंह टैक्स कहने लगे राहुल गांधी जी। तो मैं ये मानता हूं कि अच्छी बातों को अगर कोई स्वीकार करे, आपकी हो या किसी किसान की हो या किसी शिक्षक की हो, किसी अर्थशास्त्री की हो, ये सरकार का फर्ज है कि अच्छी बातों को स्वीकार करे और देश की जनता के हित में उसको लागू करे। और ये बहुत अच्छी बात है कि देश में चुनाव में भी
और संसद के पटल पे भी देखिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तमाम लीडर्स ने विपक्ष के रोजगार का मुद्दा उठाया और उसका संज्ञान लेकर के सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर इतनी बड़ी बातें लेके आए हैं। और ये अश्विनी शाही जी को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस सरकार की एक खासियत है। देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा, खटाखट 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 हमारी सरकार बनी और 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दे देंगे महिलाओं के खाते में और सब गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। और फिर जब पैसा खत्म हो जाएगा तो खटाखट 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 वो रिवर्स प्रोसेस होगा, फिर से गरीब हो जाएंगे। ठीक है, किसानों को किसानों का एक मिनट किसानों का खटाखट खटाखट ऋण माफ कर देंगे तो तत्काल वो ऋण से मुक्त हो जाएंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फिर वो खटाखट खटाखट अगले 10 साल में सब ऋण के बोझ के तले आ जाए। अगर इस सरकार ने 6,000 रुपए ही से ही एक सम्मान निधि दी, इस सरकार ने कहा कि उनको जो कंपनियां प्रशिक्षण देंगी उनको हम 6,000 देंगे, उनके पीएफ की भरपाई करेंगे, तो इसमें एक सपोर्ट करके एक सिस्टम खड़ा करने का और एक उनको स्किलफुल करने की अगर योजना है तो इस पे आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। खटाखट खटाखट मेरा ये मानना है। जी इंदुकांत जी, राजेश्वर जी, मिडिल क्लास की यहाँ पर बात करूंगे। एम फैक्ट्री की बजट के अंदर चाहे वो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर बदलाव करना हो, राहत, हालांकि थोड़ी छोटी सी राहत है लेकिन राहत मिली जरूर है एम फैक्ट्री को, और किसानों की, क्योंकि देखिए किसान भी बहुत जरूरी है। और जब हम लोकसभा चुनाव में देखते थे किस तरह से किसानों की बातें की जाती थी, आज उन किसानों के लिए भी तमाम तरीके की योजनाएं लाई गई है ताकि उनको सशक्त बनाया जा सके, ताकि उनका जो उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके, उनको उचित मूल्य दिलाया जा सके। इसके लिए भी तमाम प्रयास आज इस बजट में देखने को मिले हैं। सर बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। देखिए बजट जो है पॉजिटिव ग्रोथ के साथ है और जैसे मैं डॉक्टर इंदु से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ जी। अगर कोई अच्छी बात किसी ने भी कही है तो अच्छी बात लेने में क्या बुराई है और दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई तुम्हारी अच्छी बात हमने ले ली। अच्छी बात आपने कही क्यों थी मैनिफेस्टो में? आपने अच्छी बातें कही इसीलिए थी मैनिफेस्टो में कि वो जनता के लिए हितकारी है और जनता का हित ही तो करने जा रहे हैं। अगर जनता का हित आप नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं, हम सत्ता में हैं या 2 पार्टी सत्ता में है, तो उसमें बुराई क्या है? एक तो थोड़ा पॉजिटिव। दूसरी बात, अब आ जाते हैं मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। आप ये कहना चाहते हैं कि 17,500 मिला पुराने रेजिम से न्यू रेजिम में आए, लेकिन आप सिर्फ टैक्स बेनिफिट को डायरेक्ट चीजों से न जुड़िए। आपकी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है वो देखिए। आपके जो बेरोजगार युवा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है वो देखिए, क्योंकि इन सब चीजों के फायदे आपको धीरे धीरे नजर आएंगे। टैक्स बेनिफिट तो आज की डेट में टैक्स बेनिफिट से आप वही पैसा आप टैक्स बेनिफिट में देके खर्च कर सकते थे, उसी पैसे से एक आदमी को आप काबिल बना सकते हो। तो आपको काबिल बनाना ज्यादा जरूरी है कि आपको सिर्फ आज की डेट में एक खर्चा करके या अपना रेवेन्यू कम करके खत्म कर देना ज्यादा जरूरी है। ये एक डिफरेंस है जो हमें सोचना पड़ेगा। इमोशनली हम इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें आज ही बेनिफिट मिल जाए, हम उस बेनिफिट को आज ही खत्म कर दें। सरकार जो चला रही है एक आत्मनिर्भर तरीके से चला रही है, सरकार डेवलपमेंट के लिए चला रही है, सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी में चल रही है कि कैसे आपकी हर आदमी की, हर चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, उनकी इनकम लॉन्ग टर्म में कैसे बढ़ेगी, उनको सशक्त बनाने के लिए क्योंकि इनकम जनरेशन पे ज्यादा ध्यान रखिए इंस्टेड ऑफ आपको रेवड़ी बांट करके आज की डेट में चीजें कम करके आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट कम करके दिखला दे कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट खत्म हो गया। अभी आरबीआई ने भी कहा है कि आरबीआई ने बड़े क्लियर कट कहा कि आपको लगता है जो वर्ग कमजोर है, जो जिस ढंग से उसको कोई कमजोरी है या उनके रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, तो आप उनको कूपन दीजिए, मतलब उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए। इंस्टेड ऑफ की महंगाई कम करने के नाम पे आप दूसरे लोगों को बेनिफिट ज्यादा दीजिए जिससे भ्रष्टाचार बढ़े और एक्चुअल यूटिलाइजेशन उन लोगों के पास चला जाए जो ऑलरेडी रिच या दूसरी टाइप के कम्युनिटी के लोग हैं। तो उन चीजों पे आप ध्यान न दीजिए। तो एक तरीके से आप अगर बजट में देखेंगे तो हर चीजों के लिए एक प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया है कि इस मैकेनिज्म के साथ, ये बजट के साथ देश कैसे विकसित होगा, युवा कैसे विकसित होगा, किसान कैसे विकसित होगा, महिलाएं कैसे विकसित होंगी और जो भी वर्ग हैं वो कैसे विकसित होंगे, इंडस्ट्री कैसे अच्छी आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, हम अपने आप में आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। तो ये सब चीजें इमोशनली आपको लगता है सामने से देखने में खराब है या अच्छा नहीं लग पाता क्योंकि आपको आदत सी पड़ गई है। क्या हम जैसे हम किसी के घर में जाते हैं वो हमें
काजू खिलाता है, किशमिश खिलाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम ये नहीं सोच पाते कि उस काजू किशमिश को ज्यादा खाने से, हमें आदत तो है नहीं रोज खाने की, जब हम ज्यादा खा लेते तो हमारी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो चीजें सोचनी चाहिए कि अल्टीमेटली आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे जो हम लोग लगातार एक बनता चला गया है हमारे ट्रेडिशन काफी सालों से, उन चीजों को हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम टूट जाएंगे। राजेश्वर जी, एक चीज और हेल्थ सेक्टर के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि शिल्पा जी ने यहाँ पर आईएमए का जिक्र किया था और कहा था कि हेल्थ सेक्टर इससे नाखुश है, कुछ भी खास उसके लिए नहीं है। तो सर आपसे जानना चाहूंगी कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए इस बजट में क्या खास था? देखिए, बजट में हो ना हो, आईएमए हमसे बहुत ज्यादा नाखुश है। वो कई कारण है जी। सबसे ज्यादा कारण क्या है कि जो उनके डॉक्टर की जो फ्रीबीज होती है, जो ब्रांडेड दवाइयां देते हैं, जो दूर दूर तक शहरों में जाते हैं, वो जेनेरिक दवा आज तक अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आपको ब्रांडेड की जगह जेनेरिक पे शिफ्ट हो। जो 100 रुपए की दवाई आप 10 रुपए में क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि 90 रुपए में कहीं ना इनबिल्ट प्रॉफिट है अधिकतर डॉक्टरों का, अधिकतर उनका। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें ऑन रिकॉर्ड सब लोगों के पास है और सबको पता है धीरे धीरे कट डाउन कर रहे हैं। तो आईएमए को थोड़ा बहुत नाराज होने की कोई बात खास बात नहीं है। उन्हें धीरे धीरे जी मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जवाब देना चाहूंगी पड़ेगा। जी शिल्पा जी आ रही हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। जी शिल्पा जी आ रही हूँ। जी शिल्पा जी दीजिए जवाब। जी, जमीनी स्तर पर आप पता करेंगे, एकदम इंटीरियर गांव में चले जाइए। भाई भारत देश तो गांव में बसता है ना। मैं खुद प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ पर दवाओं की कंडीशन देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। 10 साल से तो मोदी सरकार थी, आज तक दवाओं की उपलब्धता पर्याप्त रूप से कर नहीं पाई है। पेशेंट जो है, मरीज जो है मजबूर है। हम लोग भी नहीं, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है ना। दवाओं की हम लोग मानते हैं, तो सभी लोग मानते हैं कि हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे, हम जगह जगह तक नहीं पहुंच पाए। चाहूंगी हमारे बच्चे भी जब स्कूल कॉलेजेस में पास होते हैं तो उन्हें पास होने के लिए 3 स्टेज में परीक्षाएं देनी पड़ती है। एक थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है वाइवा। तो थ्योरी हमने बहुत अच्छी बनाई। थ्योरी का हमने जो कांग्रेस ने भी जो दिया राजनीतिक रूप से, दूसरे दलों में जो दिया, जो विचार अपने व्यक्त किया, अभिव्यक्ति जो की, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी थी। लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना सरकार का काम होता है, जो पावर में होता है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का सिर्फ एक झांसा आपने दिया। थ्योरी बहुत अच्छी है, उसके ऊपर नींव रख के यदि आप आगे की बिल्डिंग सही तरीके से नहीं बनाएंगे, ग्रामीणों को, किसानों को वो फायदा नहीं मिलेगा। और आप पीठ पीछे, जैसे कि मैंने कहा, आदिवासी हितैषी एक तरफ है, ऊपर से जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसमें आप बजट ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखाने के अलग फेस अलग और बैकवर्ड अलग है, बैक साइड अलग है। तो ये चीजें दिखाई दे रही है, अंतर दिखाई दे रहा है। इसलिए बार बार विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है ना। तो थ्योरी आपकी अच्छी थी, हमने जो बताई थी बहुत अच्छा था। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपकी सारी बातों से एग्री हूँ। मैं आपकी इस बात पे भी एग्री हो जाती हूँ कि चलिए हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ नहीं है, जो गैर भाजपाई राज्य है उनके लिए भी कुछ नहीं है। चलिए मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है कि हमारे मैनिफेस्टो से कुछ योजनाएं आज इस बजट में शामिल थी, तो मैम उन चीजों के लिए तो आप खुश होंगी ना। कुछ तो पोर्शन आपको बजट का अच्छा लगा होगा, आप वाला ही पोर्शन अच्छा लगा होगा जो आपकी घोषणा इसमें शामिल की गई है। मैम जनता के हित में विपक्ष बात कर रहा है, इससे तो यही जाहिर होता है ना। जनता को हित देने के लिए या राहत की सांसें देने के लिए विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष के जितने भी नेता, चाहे राहुल गांधी जी की बात करिए, चाहे शिल्पा जी, तो मतलब बजट में कुछ तो अच्छा है। चलिए आपने माना कुछ तो अच्छा है कि चलिए विपक्ष ने जो सकारात्मक मुद्दे उठाए उनकी तो बात हुई कम से कम। सागर जैसी समस्याओं में राहत की कुछ बूंदे हैं सिर्फ, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए मेरा। तो चलिए आप राहत की उन बूंदों का अच्छा तो मान रही है ना मैम, कुछ तो अच्छा है इस बजट में। मतलब शुरू से मान रही हूँ ना अमित जी, बस शुरू से मान रही हूँ। मेरा ओपनिंग सेंटेंस यही था, सागर जैसी समस्याओं में राहत की कुछ बूंदे हैं। क्या ये काफी है? आप खुद ही बताइए। जी ठीक है, आपका काउंटर ले लेते हैं। अश्विनी जी, उनके जो मैनिफेस्टो में जो योजनाएं थी जो आपने शामिल की, उनके लिए तो वो खुश है, लेकिन बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने जो तमाम राज्यों से जो चर्चा करके या जो इतने दिन की चर्चा है उनके बाद जो चीजें लेके आए वो उनसे खुश नहीं है। हालांकि उन्होंने जो योजनाएं उनकी शामिल की उनसे तो वो बहुत खुश है। चलिए, अब आपने तो कम से कम जो है इस तरीके से कहा कि अब चिंता में पड़ गई अब डॉक्टर शिल्पा जी, लेकिन कम से कम उनके चेहरे के हाव से मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहा कि वो प्रसन्न नजर आ रही हैं कि चलिए भाई हमारी ही बातें
और राजेश्वर जी ने अच्छी बात कही, इंदुकांत जी ने भी अच्छी बात कही कि अगर आपके मैनिफेस्टो में कुछ अच्छी चीजें थी और लागू कर दिया सरकार ने, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए भाई। आप बाहर ही सही, आप विपक्ष में ही सही, आपको एक विपक्ष दे रहे हैं, सम्मान तो दे रहे हैं। चलिए भाई, आप ही की बात को कट पेस्ट कर लिया, जो भी कर लिया। अभी देखिए शिल्पा जी ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया गया। इस सरकार ने आते ही 10 साल के बाद देखिए कितने मेडिकल कॉलेजेस जब बढ़ाए गए हैं, तो वहां पर डॉक्टर्स की सीट बढ़ी है, डॉक्टर्स की सीट बढ़ी है, उसके साथ पैरामेडिकल कॉलेजेस भी खोले गए हैं उनके सपोर्ट के लिए। जो आज जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, वहां पर दवाइयों शिल्पा जी 1 मिनट बस आ रही है, 1 मिनट शिल्पा जी। महंगी दवाइयां जो लोग खरीदते थे, वो उससे कितना लोगों को, एक निम्न मध्यम वर्ग, आय वर्ग के लोगों को कितना लाभ हुआ है। तो काम तो हो रहा है। 90,000 करोड़ की घोषणा लगभग आज के बजट में 6 महीने के लिए हुई है। तो इसको तो कम से कम आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा। आज इनकी एक फायर ब्रांड एक लीडर है जो प्रवक्ता, वो स्पष्ट रूप से गालीबाज टाइप हम कहते हैं, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। एक चैनल पर मैंने सुना कहे रक्षा बजट ही घटा दिया गया। पौने 6 लाख करोड़ का रक्षा बजट था पहले, 6.25 लाख करोड़ का अब हो गया। कहां से घटा दिया गया है? वो अपने आप को बड़ी अर्थशास्त्री बनती हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमने आदिवासियों के लिए भी सोचा है। आदिवासी इस देश में जो है, जो नीचे के हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। इसमें महिलाओं के लिए भी की गई है, उच्च शिक्षा के लिए की गई है। उच्च शिक्षा में जो 3% पर 10 लाख रुपए तक का लोन की बात कर रहे हैं हम। और 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, सुन लीजिए शिल्पा जी, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो हिंदुस्तान को निर्यात का हब बनाना और टूरिज्म का हब बनाना। ये 2 बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं। या बताइए कि हिंदुस्तान पहले आयात पर निर्भर रहता था, अब निर्यात का हब बन रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? और टूरिज्म का हब बनेगा तो हिंदुस्तान को कितने पैसे आएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उससे सुदृढ़ होगी या नहीं होगी। छोटी छोटी जगहों को हम जो है रेखांकित करके उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हर जगह कहीं ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। उन पर शिल्पा जी भी कुछ बोलना चाह रही थी। शिल्पा जी जी बोले। आपने आदिवासियों की बात कही, तब मैंने एक बात कही, आदिवासी बाहुल्य तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, बस्तर का जो जोन है वो आता है। इसमें तो आप एग्री है ना, इसमें भी एग्री नहीं है। तो छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उसके लिए आपने बजट की क्या व्यवस्था की है? यहाँ लोग सड़कों से 5 करोड़ आदिवासियों के लिए किया गया है। उसमें बस्तर को और झारखंड के गुमला को हमने नहीं अलग किया है। हमने 5 करोड़ आदिवासियों की व्यवस्था की है जी। इस बात को तो मानेंगे ना? मानना क्या है? हमने किया है तो हम कह रहे हैं बजट में उसकी व्यवस्था की गई है। बस्तर में भी आदिवासी हैं और गुमला में भी आदिवासी हैं, हर जगह है, और सबके लिए किया है हमने। छोड़ने के लिए 2022 में एक्सप्रेस वे बनाया, बोला गया, घोषित किया गया। ठीक है शिल्पा जी। इंदुकांत जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है शिल्पा जी। इंदुकांत जी, शिल्पा जी ने बार बार आदिवासियों के लिए कोई योजना न होने की बात उठाई। शिल्पा जी, आपको जानकारी होगी कि देश में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं? कुल 27 राज्यों के 112 जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनके लिए विशेष योजना चल रही है इस सरकार में और आगे भी लाने की बात है। क्या वो किसके लिए है? सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या तो आदिवासी या दलित प्रधान हैं, और जहां पे जंगलों और इनके चलते विकास कार्य पिछले 70 साल में नहीं हुए थे, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित होकर स्पेशल बजट देने के कारण और इस बार भी और विशेष व्यवस्था की गई है। वो किसके लिए शिल्पा जी? और एक छोटी सी बात आपकी कह दे, देखिए 5 गारंटी की बात करके कर्नाटका में राज्य सरकार ने 53,000 करोड़ रुपए 5 गारंटी के लिए दिए हैं, और अभी भी उनकी जो यूथ के लिए स्कॉलरशिप की बात थी वो पूरी नहीं हुई है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, अभी बजट सेशन में वहां चल रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए है। उसमें से 53,000 करोड़ हमने इसके लिए दे दिया है। किसी भी नए डेवलपमेंटल काम के लिए पूरे राज्य में कोई बजट नहीं है। उनके सलाहकार ने कहा है अपने एक विधायक को बुला करके, ये मीडिया में आप देख लीजिए। तो क्या आप ये मॉडल चाहते हैं डेवलपमेंट का
कि जो आज जो बजट आया है उसको एक बेहतर मॉडल समझते हैं। इंदुकान जी, आज जो आदिवासी की जो बात शिल्पा जी कह रही है, कर्नाटक के अंदर सर वाल्मीकि का जो घोटाला सामने आया है वो लगता है शिल्पा जी आप भूल गए हैं। जी शिल्पा जी। जी मुझसे सवाल है। जी शिल्पा जी। हाँ बताइए। जो आप आदिवासियों की आज बात करिए, कर्नाटक में किस तरह से मैम वाल्मीकि के अंदर जो घोटाला हुआ है वो तो याद होगा मैम आपको। हाँ उसकी डिटेल जानकारी मुझे नहीं है। जी जी ठीक है मैम। पैनुली जी, राजेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगी इस बजट को लेकर लास्ट में 1 मिनट का सर, किस तरह से 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला है सर। हमने तमाम पहलुओं पर बात की, चाहे रोजगार की बात हो, किसान की बात हो, सब पहलुओं पर बात की। ये 2047 के विकसित भारत का बजट, देखिए विकसित भारत का जो क्राइटेरिया है या विकसित देश का क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं से जीडीपी से जाता है जी। और जीडीपी उसका आज तक जो है लैंडमार्क है कि जीडीपी किसकी कितनी है उसके हिसाब से माना जाता है वो विकसित है कि नहीं है। जी। उसके अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत हो सकते हैं कि वो अपने अपने तरीके से देखते हैं कि कौन सा विकसित किसको माना जाए किसको ना माने। जो विकसित भारत के लिए जो जीडीपी बढ़ाने की जो तरीका है और जो सिस्टम है, मुझे लगता है उस पर ये सरकार बड़े फर्म तरीके से चल रही है, न किसी के दबाव में आ रही है, न किसी की बात सुन रही है। उतनी ही बात सुन रही है जितनी बात विकास के लिए और जितनी बात जरूरी है और जितनी आम जनता के हितों के लिए जरूरी है, उन्हीं बातों के साथ चल रही है आगे और एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रही है और बकायदे पूरा एक रोड मैप बना करके चल रही है। ऐसा नहीं कि आज इस तरफ चले कल उस तरफ चले, एकदम लाइन से चल रही है और उसमें सारे चीजों को जो सोशल ऑब्लिगेशन है उनको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करते हुए चल रही है। जी ठीक है अश्विनी जी, लास्ट 1 मिनट आपको। यदि बातचीत करें जी अमीषा जी, पर आम जनता से यदि बातचीत करें, आज दिन भर में मैंने कई ऐसे लोगों से बातचीत की जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है जी। उन्होंने समस्याओं को कम कर दिया इस बजट में। ऐसा कुछ भी सेंटेंस, ऐसा कुछ भी वाक्य नहीं कहा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो बजट होना चाहिए, जो रोड मैप होना चाहिए, वो जनता के समस्याओं को कम करने, राहत वाली होनी चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है। ठीक है शिल्पा जी, आप सभी मेहमानों का आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। राष्ट्र धर्म में फिलहाल इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।